हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सेटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। दोस्तों अब नहीं पढ़ेंगे तो आप कब पढ़ेंगे? दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर मंथ आपका एंड होने वाला है, उसके बाद नवंबर और उसके बाद दोस्तों आपका दिसंबर में परीक्षा ही है। ठीक है, देखा जाए दोस्तों तो मात्र 40 से 45 दिन ही का ही समय आपके पास बचा हुआ है। दोस्तों अगर आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए विमलेश कोचिंग क्लासेस से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हम अपने इस क्लास पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जैसे आपका 2023 में हुआ था पेपर, 2022, 2019, 2018, 2015, 2014, जितने भी दोस्तों पेपर हुए सभी आपको कराएंगे। और आज की क्लास दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं कि जो पेपर आपका 2023 में हुआ था उसके सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न। स्पेशली दोस्तों 6 to 8 के लिए ये क्लास है, आपके लिए ये वीडियो 6 to 8 के लिए है, जिसमें सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो पेपर आपका 1 फरवरी 2023 को हुआ था, ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। टेस्ट का प्रोसेस क्या होगा, हमारे साथ इन प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर देना होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी वाला ऑप्शन है मुख्य बैंकर, सी वाला ऑप्शन है मुख्य व्यापारी और डी वाला ऑप्शन है मुख्य शिल्पकार। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य शिल्पकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये वे पेपर हम आपको करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों, जो 2023 में हुआ था। और दोस्तों आप अपना एनालिसिस जरूर करिए कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इस क्लास से। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका प्रश्न, और ये आपके सामने रहा ये प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि वो भुर्ज मिसबर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। यानी दोस्तों छाल की बात की गई है, कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं में सूक्त लिखी गई है। कश्मीर में पाई गई, महाराष्ट्र में, बंगाल में या बिहार में? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कश्मीर में पाई गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति में हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति है जो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? पहला ऑप्शन है सिलाप्पादिकारम, बी वाला ऑप्शन है वलैयापति, सी वाला ऑप्शन है मणिमेलकई और डी वाला ऑप्शन है पेरियापुरम। इसका सही आंसर आप दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलाप्पादिकारम। ये दोस्तों आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। यह एक प्रकार की तमिल कृति है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है? खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों चंदेलों ने बनवाया था, या एहोल चालुक्य, या काजीपुरम पल्लव, या महाबलीपुरम चोल? आप दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए एक प्रकार का एक टेस्ट है और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाबलीपुरम चोल। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दोस्तों दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, चारों कथन को हम लोग पढ़ते हैं। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। 3 ऑप्शन है दोस्तों, 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 और 3 स्टेटमेंट कथन सही है, बाकी पहला आपका क्या है दोस्तों गलत है। ठीक है, तवारीख जो है, तवारीख को दोस्तों सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा फारसी भाषा में लिखा जाता था, उर्दू में नहीं लिखा जाता था, फारसी में लिखा जाता है, इसीलिए गलत है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? यानी सूरदास की रचना नहीं है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य रत्न, साहित्य लहरी, कौन सा नहीं है दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य रत्न, जिसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए सूर सागर भी है उनकी, सूर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है, लेकिन साहित्य रत्न नहीं है। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि इधर दोस्तों सीटेट 2-3 साल में इस टाइप के प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं दोस्तों, अगर इसको आप समझ गए तो। देखिए, एक कथन दिया होता है, कारण दिया होता है। ठीक है, चलिए कथन को पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। आर मीन्स कथन दिया गया है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। ये कथन दोस्तों दिया गया और इसका कारण दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, ये पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी वाला ऑप्शन है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी वाला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों आप लोग इसको सोच करके इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि कथन भी सही है दोस्तों, कारण भी सही है, और यह कारण कथन की व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? महाराष्ट्र क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए। जब भी दोस्तों इस मॉक टेस्ट को आप दे रहे हो, आप इसका सटीक और सही आंसर अपने से जरूर एनालिसिस करिएगा। इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र में दोस्तों भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इनको अगर आप समझ गए तो ये आसानी से आप सही कर ले जाएंगे। कथन दोस्तों दिया गया है, राजा राममोहन राय जैसे लोगों की सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये कथन दिया गया है। कारण है दोस्तों, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो दोस्तों ये आपका कथन दिया गया था और कारण दिया है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा दोनों कथन, ए और बी दोनों सही है, यानी आपका कथन भी सही है दोस्तों, आपका कारण भी सही है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ए एवं बी दोनों सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व मद्रास, जिसे दोस्तों चेन्नई कहा जाता है, में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। यानी कि पूर्व मद्रास में चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था किससे? प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। इसका सटीक और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ब्रह्म समाज द्वारा, यानी कि पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज जो है दोस्तों आपका ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी हमारा कथन और कारण से पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, निश्चित रूप से आप सही कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए कथन को पढ़ते हैं। ई.वी. रामास्वामी नायकर और पेरियार मनुष्य संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण इसका दिया गया है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कथन और कारण दोस्तों दिया गया है, इसका सटीक और सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ये दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। किसने दोस्तों ये अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। कैनिंग ने, डलहौजी ने, या हॉर्डिंग ने, या एलिजन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैनिंग ने। कैनिंग ने दोस्तों अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। किस भाषा में दोस्तों? अंग्रेजी, बंगाल, मराठी या उर्दू। इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मराठी। मराठी भाषा में दोस्तों आपका जो है
केसरी अखबार छपता था मराठी भाषा में। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों मराठा अखबार अंग्रेजी में तथा केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? ठीक है, 1909 एक्ट, 1919 एक्ट या 1935 एक्ट या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1935 एक्ट से काफी संख्या में दोस्तों, काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं संविधान में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। ये एस्ट्रोनॉमी से प्रश्न पूछा गया, खगोल विज्ञान से। देखते हैं इसका सही आंसर कौन बताता है। इधर दोस्तों ग्रह दिया गया है, इधर चंद्रमा की संख्या दिया गया है। ठीक है, या मंगल दिया गया है 2, इसमें मून होते हैं। चंद्रमा की संख्या बृहस्पति में 53, यूरेनस में 52, नेपच्यून में 13। दोस्तों बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपका सुमेलित सही नहीं है। बृहस्पति के पास दोस्तों अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 95 के आसपास, और यूरेनस 27 और आपका नेपच्यून 14 होता है। ठीक है, बाकी मंगल तो सही है, इसलिए दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों, फिर कथन कारण का क्वेश्चन। इससे दोस्तों भागना नहीं आपको, अगर आप भागेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। इन सभी क्वेश्चन आपके लोगों के महत्वपूर्ण है। कथन कारण से, कथन क्या है भाई हमारा? कथन है कि उत्तरीय ध्रुव वृत्त और उत्तरीय ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, कारण सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। कथन भी दोस्तों पढ़ लिए, कारण भी पढ़ लिए आप लोग। इसका सही आंसर बताइए। सही बात है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि। ऐसा क्यों है दोस्तों कि सूर्य पूर्व में उदय होता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए दोस्तों सूर्य पूर्व में उदय होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है कि भारत में केंद्रीय कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के आसपास 76 डिग्री 45 अंश पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास दोस्तों 88 डिग्री 15 अंश पूर्व देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। देखिए दोस्तों डिफरेंट दिखाया गया है, डिफरेंट अंतर बताना आप लोगों को है। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 8:37 पूर्वाह और 9:23 पूर्वाह में मॉर्निंग टाइम में क्रमशः, यानी डी वाला ऑप्शन आप इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है? दक्कन पठार अपनी पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से, यशरादि से या नीलगिरी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रादि से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया है कि मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला और ग्रेनाइट दिया है सूची फर्स्ट में, और ये कौन सी सेल है, अवसादी, जीवाश्म या आग्नेय या कायांतरित? आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है दोस्तों क्या होगा। ये मैच करना है, इसके बाद ही आप आंसर इसका बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों, यानी कि जो संगमरमर आपका है, संगमरमर यहाँ पे 4 रहेगा दोस्तों। संगमरमर आपकी एक प्रकार की कायांतरित सेल है। ठीक है, बलुआ पत्थर अवसादी सेल होता है। उसके बाद दोस्तों कोयला, उसके बाद दोस्तों आपका कोयला जो है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, और आपका ग्रेनाइट जो है दोस्तों, ग्रेनाइट आपका आग्नेय सेल होता है। तो यानी कि यही वाला सीक्वेंस आपका हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, फिर देखिए, फिर यहाँ पे मिलान मीन्स मैच नहीं करना है, सॉरी मैच ही करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है युग्मों पर विचार करिए, स्थल रूप दिया गया है, घटक दिया गया है, तटबंध, स्टैक, छत्रक शैल, हिमोड़ या पवन, समुद्री तरंग, नदी या हिमनद। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी कि स्टैक जो है समुद्री तरंग और आपका हिमोड़ हिमनद बर्फ से। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवने, समुद्र से दूरी। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई के कारण दोस्तों लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका फिर आपका कथन और कारण से पूछा गया है। कथन दिया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, और कारण दिया है ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है। चार ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है। समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फोन, टेलीविजन। कौन सा जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेलुलर फोन, ये जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय प्रकाश की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है। चार ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कहाँ नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। चार दोस्तों यहाँ पे संसाधन दिए गए हैं और इस पे विचार करना आपको, ठीक है। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय मतलब दोस्तों जिसका फिर से प्रोडक्शन हो सके। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है, यानी वन हो गया दोस्तों आपका, और मृदा हो गई दोस्तों जल, ये आपके नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण, इसलिए वी, डी और ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। मृदा के विचलन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्थल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक या समय। कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका, जल्दी से दोस्तों बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्थल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक, यही दोस्तों मृदा की विचलन गठन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः खाली स्थान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः खाली स्थान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार और छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, भूमिहीन खेतिहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका साहूकार और छोटे किसान, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर दोस्तों कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। कथन हमारा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण है कि संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। आप लोग दोस्तों खुद सोचिए कि इसका क्या आंसर सही हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है कि भारत में सरकार काम करती है, पर भारत में सरकार काम करती है खाली स्थान पर वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर। तो दोस्तों भारत में जो सरकार है काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सरपंच की तरह काम करता है। कौन सरपंच की तरह काम करता है। चार ऑप्शन दोस्तों है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है दोस्तों, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेबर चौक किसे कहते हैं।
लेबर चौक किसे कहते हैं? आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम करने की तलाश में इकट्ठा होते हैं उसे दोस्तों लेबर चौक कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनें। सही विकल्प आप चुने, सेलेक्ट करें। पहला है स्टेटमेंट कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारी की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। दोस्तों सही से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों केवल बी सही है, यानी कि दूसरा वाला सही है। और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, ये है दोस्तों। ये नहीं है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारी के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। केवल आपका दोस्तों 2 सही है, व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन का दिया गया है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल दोस्तों सही बात है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, सही है। और इसका दोस्तों व्यक्ति और समुदाय जैसे लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, यह भी सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न है कि जेंडर असमानता का समाधान खाली स्थान के स्तर पर करने की जरूरत है। केवल परिवार, परिवार समाज और सरकार, केवल सरकार, परिवार और समाज। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा दोस्तों, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्कूलों के मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। स्कूलों में दोस्तों बच्चों को मिड डे मील जो भोजन मिलता है, निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जीवन का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार का विस्तार है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। यही दोस्तों इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो खाली स्थान के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किसके अधिकारों को दोस्तों सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों ये वनवासी और पेपर मिल मालिक के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है। किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है? अभाव या वंचन, भेदभाव, समानता या गर्व। तो दोस्तों अभाव या वंचन और आपका भेदभाव, यही दोस्तों आप ऑप्शन इसका सही होगा, यानी पहला और दूसरा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर का खाली स्थान सम्मिलित नहीं है। मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान, यानी कि कौन सा दोस्तों आपका सब्जेक्ट सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि ऐतिहासिक अध्ययन खाली स्थान के विकास में मदद करते हैं। किसके विकास में मदद करते हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विश्वकोश का उपयोग करने। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचान करने और रिकॉर्ड करने में भी, मानचित्र का अध्ययन करने में भी, मानचित्र पर सूचना ढूंढने में भी, यही दोस्तों तीनों होंगे, यानी 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी बी वाले ऑप्शन में आपका दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। यानी दोस्तों इसको सीक्वेंस बैठाना है, सीक्वेंस में सही करना है। मूल्यांकन और पुनरीक्षण कार्य, योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, पहले दोस्तों समस्या आपके पास आएगी तो समस्याओं का सूत्रीकरण और व्याख्या करेंगे, यानी पहले ये हो जाएगा। तीसरा तो दोस्तों देखिए, तीसरा बी वाले में भी है और ए वाले में भी है। आगे चलते हैं दोस्तों है, इसके बाद दोस्तों विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, तो ये नहीं होगा दोस्तों, सेकंड वाला हो जाएगा। समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, सबसे पहले समस्या आएगी, उसके बाद दोस्तों उस पर कार्य योजना बनाएंगे आप, तो तीसरे के बाद दूसरा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बी वाले ऑप्शन में दिया गया है 3241, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुल पहले के समुदाय। इसका सही आंसर आपको बताना दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले परिवार में रहना, उसके बाद पड़ोस में परिवार, उसके बाद आपका बहुल पहले के समुदाय, यानी कि पहला तीसरा चौथा कहाँ पे है, चौथे वाले ऑप्शन में है। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप दोस्तों बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे, किस मानचित्र का। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका भौतिक मानचित्र का, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है, क्या स्थान पा सकता है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन करके, या पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। जल्दी से दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करके, उसके बाद सरकार को गरीबी को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, इस पर चर्चा करके दोस्तों जो है पाठ्य योजना में स्थान पा सकता है। यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सटीक और सही आंसर बताते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों लॉजिकल है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं। पहला है कि विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। तीसरा है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है। और चौथा, विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। चार स्टेटमेंट दोस्तों दिए गए हैं, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, कोई आपका सी वाले में है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में सीटेट के पूछा गया इस तरह के प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी कि क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं। कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। चार ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कपड़े को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है और कपड़े को आराम के लिए मौके के अनुसार, ये स्टेटमेंट भी दिया गया है दोस्तों। और दूसरा क्या दिया गया है, हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। कपड़े को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। और कपड़े को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए, ये भी सही है। इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित
मिलता है, उपयुक्त विकल्प को चुनें। चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही और फोर्थ वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है, और चौथा आज के गांवों और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका देखिए कथन और कारण का फिर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग या भिन्न दिखे। कारण है कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो दोस्तों ए और आर दोनों कथन सही है, और आर ए की आर सही व्याख्या करता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये देखिए फिर दोस्तों आपका कथन और कारण से प्रश्न पूछा गया। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत कर सके, ये कथन है। कारण क्या दिया हुआ है, विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दोस्तों अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब उसका आप आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, फिर देखिए दोस्तों कथन और कारण के बहुत से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, पूछे भी जाएंगे। कथन दिया गया है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। कारण क्या दिया है, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों में चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ए कथन आपका सही है, लेकिन ए भी, हाँ ए कथन भी सही है दोस्तों। बी कारण को भी पढ़ लेते हैं। कारण क्या दिया है, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है, ये भी सही है दोस्तों। यानी ए और आर दोनों सही है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को, तभी आप सही कर पाएंगे। ये हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें। राइट आंसर विल बी द दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्वानों की पत्रिकाएं यही द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम रूप से, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। आरटीआई 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। 2009 के अनुसार दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, यानी एक और दो दोनों सही हैं, यानी दोनों होने चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से प्रारंभ होता है और पर समाप्त होता है। किससे प्रारंभ होता है, किससे। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नियोजन आकलन से शुरू होता है और योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। विद्यालय के कार्यों के स्वदेश्य संग्रहण को माना जा सकता है रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, नियत कार्ड, असाइनमेंट या रूब्रिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। विद्यालय के कार्यों के स्वदेश्य संग्रहण को पोर्टफोलियो माना जा सकता है। इस क्लास का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थी ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया या नहीं। निम्नलिखित में से क्या सहायक हो सकता है। पहला है, वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं और जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यानी कि पहला हो जाएगा और उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सटीक और सही आंसर आपको बताना है।
क्या होगा? इस क्लास का अंतिम प्रश्न मॉक टेस्ट का भी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने में के कौशल को आंकते हैं? कौन से दोस्तों है अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं? ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, सही से बताइए, इसका सटीक और सही आंसर आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के मॉक टेस्ट में हम आपको एसएसटी के 60 प्रश्न कराए, इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।